डायबिटीज़ पेशेंट हैं या उनको लगता है कि अगर फैमिली इनहेरिटेड है, फैमिली फैक्टर्स हैं, तो फिर इस तरीके से अगर उनको खौफ है कि वो भी डायबिटीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, उनको हो सकती है, तो आज ये वाला जो शो है ज़रूर देखें। आपको हम बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे और हम ख़ास जो आज हमारा टॉपिक है इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। कैन डायबिटीज़ बी रिवर्स्ड? क्या हम नॉर्मल लाइफ वापस में गुजार सकते हैं? क्या बिल्कुल ठीक हो सकती है डायबिटीज़? जहाँ तक मैंने सुना है वो ये सुना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो वापस हो सकती है, मगर उसमें भी इतनी श्योरिटी नहीं होती है। बट खैर, हमारे पास हमारे मौजूद मेहमान हैं, माहिरीन हैं, जिनसे हम ये सारे सवाल जानेंगे। जो मिथ है उनके बारे में भी पूछेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर खान साहब हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप आई नो बहुत बिजी पर्सन है, बट आपने हमारे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, रहनुमाई के लिए टाइम निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या ये टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? बंदा नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार सकता है? ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। जो रिवर्सल है उसके पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। मेडिकली रिवर्सल कहते हैं कि बीमारी का ख़त्म हो जाना, उसका जड़ से उखड़ना या उसका दोबारा ना होना, ये रिवर्सल की डेफिनेशन है। ठीक। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो कि दुनिया का एक मुस्तनद तरीन और मोतबर तरीन इदारा है शुगर के ऊपर, तो उनकी रिकमेंडेशन है कि डायबिटीज़ के लिए रिवर्सल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। इसके बजाय वो कहते हैं कि रिमिशन इस्तेमाल करें। रिमिशन का मतलब है उर्दू में अगर कहा जाए तो उसको कहते हैं कमी। यस। तो रिमिशन की जो डेफिनीशन हुई है कि एक मरीज़ है, उसने अपनी लाइफस्टाइल से अगर वज़न ज़्यादा है या डाइट को उसने इख्तियार की है और हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है और उससे उसने अपना शुगर कंट्रोल कर ली है और वो कंट्रोल शुगर 3 माह तक रहती है और उस दौरान कोई दवाई नहीं लेता, तो उसको रिमिशन कहते हैं। तो रिमिशन में हम अगर मेडिसिन नहीं लेते, इज दैट ओके टू जस्ट? यस, रिमिशन में डेफिनेशन ये है कि उसमें दवाई नहीं ली जाती, लेकिन लाइफस्टाइल बड़ा विजिलेंटली और रिलीजियसली उसको फॉलो करना पड़ता है। वजन को मेंटेन रखना पड़ता है, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ती है, डाइट की तैयार करनी पड़ती है, ये है। लेकिन ये बहुत कम पेशेंट्स में होते हैं। ये 100 में से 1 से 4% लोग हैं जो इसमें आते हैं। और सर, ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए सिर्फ टाइप 2। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो है स्पेशली वो औरतों में पाई जाती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये वाली गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है रिवर्स नहीं होती और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि रिवर्स हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जैसे आपने फरमाया कि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है और प्रेगनेंसी के बाद ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर। अगर इनकी खातून जो प्रेगनेंट है उनकी शुगर जो दौरान प्रेगनेंसी कंट्रोल रही है तो फिर चांस ज़्यादा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर दौरान प्रेगनेंसी शुगर बड़ी रहती है, कंट्रोल नहीं रहती या वो दवाइयाँ नहीं लेती सही तरह से, ख़ास तौर पर इंसुलिन रिकमेंड की जाती है प्रेगनेंसी में। अब तो खैर एक गोली भी है, उन्होंने भी कहा वो भी ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन के इलाज। जी, सेफ़ और प्रेगनेंसी है, लेकिन ज़्यादातर इंसुलिन ही दी जाती है। हाँ। तो वो अगर उससे कंट्रोल रहती है तो फिर ज़्यादा चांस होता है कि शुगर जो है प्रेगनेंसी के बाद कंट्रोल रहे और ना हो, ख़त्म हो जाए। अच्छा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में चूँकि पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती, वो ज़्यादा रहती है, शुगर बड़ी रहती है, तो फिर प्रेगनेंसी के बाद भी कैरी ऑन करती है। अच्छा। ऐसा भी होता है कि एक दफ़ा प्रेगनेंसी पे हुई शुगर फिर ठीक हो गई प्रेगनेंसी के बाद, फिर दूसरी प्रेगनेंसी में फिर हो गई। तो एक दफ़ा प्रेगनेंसी में हो जाए तो फिर दूसरी प्रेगनेंसी में होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसमें पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर अगर वज़न ज़्यादा है या अगर उसको ब्लड प्रेशर है या एक्सरसाइज वगैरह या डाइट है, तो सब कुछ उसने फॉलो करना चाहिए उसको। अब प्रोफेसर साहब ये भी बताएं कि जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के शिकार औरतें हैं, जब बच्चा हो जाता है तो क्या बच्चे को भी फिर आगे यही चीज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? क्या वो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होगा? जी बिल्कुल, बच्चे में रिस्क होता है शुगर के होने का, क्योंकि एक तो बच्चे का साइज़ बड़ा होता है, मैक्रोसोमिया उसे कहते हैं, बड़े बेबीज़ होते हैं, और उसमें रिस्क होता है क्योंकि उसमें चर्बी इकट्ठी हो जाती है जिगर में और लुबलबे में, तो उसमें फिर इंसुलिन की रिलीज निस्बतन कम होती है, तो उसमें शुगर का होने का इम्कान ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों में भी हो सकता है। कितने % चांसेस होते हैं ये? इसमें कोई स्टडीज़ तो ऐसी सच हमारे मुल्क में नहीं हुई, लेकिन बहरहाल डिपेंड करता है। अगर मदर कंट्रोल रखे शुगर तो फिर चांस कम है। अच्छा। लेकिन अगर मदर ने अनकंट्रोल रखा है, लापरवाही की है, शुगर अनकंट्रोल रही है, ज़्यादा रही है, तो फिर रिस्क जो बच्चे में होने का है ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑल राइट। और ये जो दवाइयाँ हम जिसे सुनते हैं, जितनी भी जो शुगर की दवाइयाँ होती हैं, क्या ये सिर्फ दवाइयाँ खाने से शुगर कंट्रोल रहती है, शुगर नॉर्मल रहती है? जैसे ही दवाई छोड़ दो तो शुगर बर्बाद हो जाती है, ये सब कुछ क्या इसमें बात सच्चाई है? जी, इसमें काफ़ी हद तक दुरुस्त बात है, लेकिन शुगर एक ऐसी चीज़ है कि उसमें सिर्फ दवाइयों का रोल नहीं है, उसमें लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है कि इंसान एक्टिव लाइफ रखे, डाइट सही रखे,
ब्लड प्रेशर सही रखे अपना, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को मेंटेन रखे सही तो तरह। ये BMI जो होती है 30-35 वाली, हाँ ये इसके बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल, BMI जितनी ज़्यादा होगी उतना रिस्क शुगर का बढ़ जाएगा, और उसके साथ दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर सारे बढ़ जाएंगे, तो उसको भी आपने मेंटेन रखना है, लोअर उस पर रखना है। तो BMI का भी अपना टेस्ट करवा लें, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए बेहतर है चाहिए। और शुगर के मरीज को होल ऐसी कैलकुलेशन ही होती है वो, मतलब एक तो है ना BMI कैलकुलेशन है जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी ज़रूरी है कि उनकी ये कैलकुलेशन अपने हाथ में रहे। अच्छा, लबलबा की एक बात अगर करें कि अगर ख़राब हो गया एक बार, फिर क्या बिल्कुल कंटिन्यूसली दवाई तो फिर रखनी पड़ेगी ना, फिर तो दवाई नहीं छोड़ सकता बंदा अगर लबलबा इज़ टोटली। नहीं, लबलबा में सिर्फ शुगर की इंसुलिन रिलीज नहीं होती, और भी कई एंजाइम्स होते हैं, लाइक मतलब जो डाइजेशन में हेल्पफुल रहते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में जो एंजाइम हेल्प करते हैं उनको हजम करें, वो भी लबलबे से एक्सक्रीट होते हैं। तो शुगर का एक पार्ट है, एक सेल होते हैं बीटा सेल जिन्हें कहा जाते हैं, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो ठीक है, उसकी बात, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो फिर तो शुगर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और अगर वो पार्शियली ख़राब है, थोड़ा काम कर रहा है, तो उसमें भी रिस्क होता है शुगर के होने का, क्योंकि इंसुलिन रिलीज जितनी कम होगी उतना रिस्क शुगर का बढ़ता जाएगा। सर, हमारे ऑफिस है उधर, किसी ने ना टेस्ट करवाए 3 डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज से। जी जी। तीनों लेबॉर्ट्रीज जो है उनमें टेस्ट डिफरेंट आया, एक में 5.1 आया, एक में 5.9 आया, एक में 6.3 आया। ये तीनों टेस्ट अलग अलग थे। अब हम कौन सी वाली लेबॉर्ट्री का टेस्ट जो है वो सही माने, क्योंकि तीनों ही अच्छी बड़ी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के आया वो, ये भी बड़ी परेशानी वाली बात है, लोगों को भी होती होगी। हाँ, ये गालबन आप बात करें HbA1c की, जो परसेंटेज में होता है कि 5.9, 5.1 या 6 जो। अब ये तो डिपेंड करता है लैब्स के ऊपर, लेकिन जो ऑथेंटिक लैब्स हैं, बेशक 2 बड़ी लैब्स, मैं नाम तो किसी का नहीं लेता, जो भी 2 स्टैंडर्ड की लैब्स उनसे आप करवा लें, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो है ये 2-2.5 माह पहले की शुगर बताता है। ये बताता है कि 100 जो रेड सेल है उसमें से कितनी % के साथ ग्लूकोज अटैच्ड है, उसे HbA1c कहा जाता है जी। ये देखना ज़रूरी है फिर, है ना। तो फिर मुझे ये भी बताइएगा कि मोटे जो लोग होते हैं उन्हीं को शुगर होती है? किसी भी मोटे बंदे को देखें तो क्या वो उसको हम कह सकते हैं कि यार ये शुगर का पेशेंट है? नहीं, 100% तो ऐसी बात नहीं है। मोटापे के साथ साथ मोटापा एक रिस्क फैक्टर तो है शुगर के लिए, और इसके लिए दिल के अमराज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के लिए। लेकिन सिर्फ मोटापा ही रीज़न नहीं है, कई दफ़ा सेम लोगों में शुगर हो जाती है। लबलबे की एक्सक्रीशन कम है, इंसुलिन की कम है, या उसके अगेंस्ट मुदाफ़ियत है, रेजिस्टेंस है, तब भी शुगर होगी। और सर, वो जो ऑपरेशंस वगैरह करवा रहे होते हैं लोग, सर्जरी कराते हैं अपने पेट वगैरह की, आपको पता है, तो वो फैट डिजॉल्विंग के इस तरह से पूरा सर्जिकल प्रोसेस से गुजरते हैं। तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी, उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो क्या वो सर्जरी की तरफ जा सकता है? इज़ दैट सेफ टू गो? जी बिल्कुल सेफ़ है, क्यों नहीं सेफ़, क्योंकि इसमें अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है उसे बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, और सर्जन अच्छे सर्जन हो तो उसकी सारा लिपिड्स और उसकी जो चर्बी है निकाल लेगा, उससे काफ़ी उसका बोझ कम हो जाएगा उसकी बॉडी पे, और इस तरह शुगर का कंट्रोल होना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, और ये जो हम फल वगैरह खाते हैं इसके बारे में भी बता दें, सब्जियों के बारे में बता दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो ये कहा जाता है ना कि बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करना है, शुगर तो बिल्कुल ही ना होने वाली, ये जो वाइट शुगर वगैरह होती है, मगर ये कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, काफ़ी चीज़ों के परहेज दे देते हैं डॉक्टर्स आप लोग। तो आप इसके बारे में ज़रा हमें मित बता दें कि फ्रूट्स कौन सी ऐसी खा सकते हैं जिसमें शुगर की मिकदार बहुत नॉर्मल हो, नॉर्मलाइज हो, और उनको कोई तंग ना करे? देखिए, शुगर की जो जिस तरह फरमा रही है ना फ्रूट का, तो फ्रूट तो खाने चाहिए, वो तो हर डायबिटिक पेशेंट को आप रिकमेंड करें कि दिन में 2 से 3 मरतबा फ्रूट की सर्विंग ले। अब ये डिपेंड करते हैं उनकी शुगर के ऊपर, तो शुगर बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन से भी नीचे है, तो उसको तो सारे फ्रूट्स अलाउड हैं, सिवाय चांदी जैसे अंगूर, खजूर, केला वगैरह, इसको कम इस्तेमाल में लेना चाहिए। लेकिन अगर बाकी जो शुगर कंट्रोल्ड रहती है तो ये तो सारे फल खाते हैं, जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, नाशपाती हो गई, चीकू हो गए, सारे फल खाए जा सकते हैं। जामन हो गया, वाटरमेलन, तरबूज हो गया, ये सारे लिए जा सकते हैं। और सर, ये जो सर्विंग आप बोल रहे हैं, तो इसमें कितनी कुछ सर्विंग, एक फल सारा दिन के मिकदार में, अगर एक अमरूद, कितना सर्विंग कितना होना चाहिए? सर्विंग एक, मतलब दोपहर के टाइम पे बिफोर लंच वो एक सेब छोटा सा ले लें, शाम के टाइम पे वो एक नाशपाती ले लें, या साथ को अमरूद ले लें, मतलब इस तरह की 2-2 3-3 फल छोटे छोटे साइज़ के लेते हैं, ताकि उनके एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं फलों में होते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारी बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं, और ये कैंसर जैसे मूजी अमराज के खिलाफ भी हेल्पफुल रहते हैं। तो सर, ये जो शहद है ये खा सकते हैं? अगर सही खालिश शहद है उसको खा सकते हैं? जी, शहद पे अगेन वही है ना कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, अगर डायबिटिक पेशेंट है और शुगर कंट्रोल है, तो फिर तो 1 आध चम्मच लेने में कोई हर्ज नहीं है रोज़ का। रोज़ का। लेकिन अगर शुगर बढ़ रही है या कंट्रोलिंग, फिर उसकी एहतियात रखनी चाहिए,
और अगर शुगर नहीं है तो फिर तो ऐसे बेज़रूरत आप जितना लें, मतलब 1-2 चम्मच 3 ले लें। ठीक है। और ये जो अभी अच्छी फसल कट रही है गन्ने शन्ने की, जी, आपको जी। पता है तो सही वाली शक्कर आ रही है, हाँ जी। तो ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है या क्योंकि वाइट शुगर तो आप लोग डायबिटीज़ में बिल्कुल ही मना कर जी देते जी, हैं, तो वाइट शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट अलावा खा भी सकते मना हैं? है, डायबिटीज़ के अलावा भी दैट्स नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है वाइट किसी को भी, शुगर, हाँ। हर एक इंसान के लिए। इतना chemically ज़रूरी नहीं refined कि करके, शुगर का हाँ, मरीज़ हो, उसको चिट्टा शुगर का करते ना भी चीनी मरीज़ को। हो तो उसके लिए जो वाइट शुगर है मुफीद नहीं है। अच्छा, तो आप फिर वो कहते हैं कि जो गुड़ है, शक्कर है, इट्स सेफ टू हैव, बिल्कुल, ये प्रोसेस चूँकि नहीं होती, रॉ होती हैं, तो इसमें ज़रा बेहतरी है ये किस्म मगर का। वो भी कंट्रोल्ड पेशेंट के लिए। कंट्रोल, हर चीज़ थोड़ी मुनासिब मिकदार में लेनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आपने सुना होगा मशहूर सेइंग ऐसे इंग्लिश ही की, है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसलिए सर कोई एंड में कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ शुगर के बारे बस में ये कोई है ऐसी कि बात जो शुगर पे हमें तो ना काफ़ी पता हो। सेमिनार और काफ़ी टॉक शोज हुए हैं। बस ये है कि लाइफ स्टाइल सादा रखें, सिंपल रखें और एक्टिव रहें, फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज भी करें, है ना? एक्सरसाइज करें और हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तो ज़रूरी करें। 4-5 दिन करें, बल्कि 7 दिन ही करें, क्योंकि इतना क्या हमारी मसरूफियत होती है कि घंटा अपने लिए स्पेयर नहीं कर बेशक सकते। बेशक बेशक। और लोगों से अच्छा सलूक रखें, क्योंकि जो खुशदिली होती है और ये चीज़ होती है, जो लोगों से अच्छा सलूक और सिला रहमी, ये बड़े वाह। इसका बड़ा सवाब है। इसके वाह। सवाब के अलावा फिजिकली भी इसके बड़े फ़वाद हैं वाह। कि इंसान को सुकून मिलता है, दूसरे को खुशी देने में इंसान को जो सुकून मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता। बेशक, क्या बात की है सर ने, पूरा शो ले लिया आज।